साथियों, कुछ बातें आज आप लोगों को बताया जाना ज़रूरी है। साथियों, आप लोगों को पता है कि देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में ईवीएम मशीन के द्वारा ये चुनाव हो रहे हैं और इसका संबंध संविधान बचाने के साथ में है और लोकतंत्र को बचाने के साथ इसका संबंध है। इसलिए ईवीएम मशीन के संबंध में जो लड़ाई हम लोग 2014 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं, उसके बारे में आज देश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने निर्णय में ये जजमेंट दिया था, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया गया था और ये जो निर्णय दिया गया था 8 अक्टूबर 2013 को, मगर चुनाव आयोग ने 2014 में जब चुनाव संपन्न कराया तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था ताकि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाया जा सके। मगर 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई और ईवीएम मशीन में घोटाला करके इस देश में चुनाव करवाए गए। तो 2014 में हमने जून महीने से सारे देश भर में यह अभियान शुरू किया था लोकतंत्र बचाओ का। और जब यह अभियान शुरू हो गया था तो दादर में, बॉम्बे में दादर में मैं इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहा था तो एक शख्स मेरे पास आया, स्टेज के पास आया और उसने मुझे इकोनॉमिक टाइम्स का अंग्रेजी का अखबार दिया। मैंने उसको पूछा इस अखबार में क्या है, तो उसने कहा कि बड़ी खबर है, आप भाषण समाप्त होने के बाद इसको पढ़ लेना। भाषण समाप्त होने के बाद जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ा तो इसमें बहुत बड़ी खबर थी कि चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को स्क्रैप करके बेचने का, भंगार में बेचने का आदेश दिया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में बड़ी खबर थी। मैं बहुत हैरान हो गया कि 16 मई 2014 को जिन मशीनों के माध्यम से इस देश में चुनाव संपन्न कराए गए, उन मशीनों को जून महीने में बेचने का आदेश, स्क्रैप करके भंगार में बेचने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया। तो ये खबर देखकर मैं बहुत हैरान हो गया कि एक महीने में ये मशीनें खराब कैसे हो गई, बेचने लायक, स्क्रैप करने लायक कैसे हो गई।
तो मैं हाई कोर्ट के लॉयर के पास गया और कहा कि मुझे ये मशीनों के रेफरेंस में हाई कोर्ट में केस दायर करनी है। वकील ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है? तो मैंने कहा ये अखबार में खबर छपी है। वकील ने कहा अखबार की खबर को हाई कोर्ट सबूत नहीं मानता है, आप सबूत ले आओ फिर केस करते हैं। तो मैं चुनाव आयोग को आरटीआई में जानकारी मांगी, उन्होंने 1 महीने में मुझे लिख कर दिया। मैंने पूछा था कि 8 लाख ईवीएम मशीन को आपने बेचने का, स्क्रैप करने का, भंगार में बेचने का आदेश दिया, ऐसी खबर छपी है, क्या ये सही है? चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया हाँ ये खबर सही है, मेरे पास इसके दस्तावेजी प्रमाण हैं और ये दस्तावेजी प्रमाण बाद के समय में मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। जब ये बात मुझे पता चली, जब ये 1 महीने में मुझे ये लिख कर दिया, तो मैंने दूसरी जानकारी भी मांगी और चुनाव आयोग को पूछा कि ये मशीनें जो स्क्रैप करने के लिए आपने आदेश दिया, आप लोग तो चुनाव कमिश्नर तो आईएएस अधिकारी होते हैं, इतने टेक्निकल ऑफिसर नहीं होते हैं, तो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टनेस नहीं है, तो क्या मशीनों को बंगाल में बेचने के पहले क्या आप लोगों ने एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई? तो उन्होंने, चुनाव आयोग ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इससे सिद्ध होता है कि जो कमिश्नर लोग हैं उन्हीं लोगों ने अपने ही लेवल पर, जबकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने 8 लाख मशीनों को बेचने का फैसला किया। मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया होगा? इसलिए किया होगा कि वो इन मशीनों में गड़बड़ी हुई, चुनाव में गड़बड़ी हुई और इसके सबूत मशीन के अंदर है। अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है और मशीनों को सील करने का आदेश लाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उस मशीन में बने रहेंगे, तो चुनाव कमिश्नरों को इसके आधार पर पकड़ा जा सकता है। इसके पहले के पकड़ा जाए, सील किया जाए, उन्होंने उन मशीनों को बेचने का आदेश दिया, भंगार में बेचने का आदेश दिया। ईवीएम मशीन में 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, एक इंफॉर्मेशन होती है जिसे सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, और एक लोहा होता है। लोहा को भी भंगार बनाया जाए और इंफॉर्मेशन जो सबूत है सुप्रीम कोर्ट में उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसको भी भंगार करके खत्म करने का ये आदेश सिद्ध करता है कि इन मशीनों में जरूर घोटाले के सबूत रहे होंगे और इसीलिए इन्होंने खत्म करने का आदेश दिया होगा। बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए और इन डॉक्यूमेंट के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैंने, क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तो मैंने अलग अलग राज्यों के हाई कोर्टों में केस दायर किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 2018 तक सारे देश भर में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। ये 2018 में लगाने का मामला था, इसलिए मैं इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गया। ऐसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और सारे सबूत लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया।
और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दायर किया। जब केस दायर किया तो साथियों, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो मेरी केस थी, जिस वकील के द्वारा ये रखी गई थी, मुझे पूछे बगैर ही उस वकील ने केस को विड्रॉ कर दिया। मैं हैरान हो गया कि मेरा वकील मेरे को पूछे बगैर मेरी केस को कैसे विड्रॉ कर सकता है। मगर उसने ऐसा किया, तब मैं समझ में आया कि उसके ऊपर सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से दबाव पड़ा होगा। इसलिए मैंने वकील को नोटिस दिया। वकील सारे दुनिया को नोटिस देता है, उसको मालूम नहीं था मोहम्मद मेहरान कौन। मेरे से कोई पंगा लेता नहीं है, और आज तक जितने पंगा लिया वो अभी सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने जब मेरे से पंगा लिया तो साथियों, मैंने वकील को नोटिस दिया। जब वकील को नोटिस दिया तो उसने जूनियर लॉयर को पूछा, जो मेरे पहचान वाला था, कहा कि मोहम्मद मेहरान कौन है। कहा वो खतरनाक आदमी है, अभी वो 10 बजे उसकी फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली है, और उसने मुझे टेलीफोन पर कहा कि वो एयरपोर्ट से अपने घर नहीं जाने वाला दिल्ली में, वो सीधा बार काउंसिल के ऑफिस में जाने वाला है, और आपकी जो सर्टिफिकेट है, जिस सनद है जिसके आधार पर आप वकालत करते हो, आपकी सनद को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन देने को जा रहा है। आप समझ नहीं रहे हो। जैसे उस वकील को पता चला कि मैं उसकी सनद रद्द करने के लिए बार काउंसिल में एप्लीकेशन देने जा रहा हूं, तो मैंने कहा देखता वो वकील वकालत कैसे करता है। तो वकील ने जूनियर लॉयर को कहा, अरे भाई रोको उसको, मेरी तरफ से अनुरोध करो कि मैं केस को दोबारा रजिस्टर करता हूं। तो उसने मुझे मैसेज दिया कि वो दोबारा रजिस्टर करना चाहता है। अगर मैंने कहा दोबारा रजिस्टर करना चाहता है तो मैं उसको एक बार अवसर देता हूं। वैसे वो विश्वास करने लायक नहीं है, मगर एक बार उसको अवसर देता हूं। उसने दोबारा रजिस्टर किया। तब दोबारा रजिस्टर किया तो ये सिद्ध हो गया कि भारत सरकार ने और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर दबाव डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि भारत सरकार के विरोध में सारे सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए थे, और चुनाव आयोग के विरोध में सारे सबूत मैंने दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे। अब उनको लगा कि ये तो बहुत संकट खड़ा हो जाएगा, और जब उन्होंने दोबारा रजिस्टर किया तब हमने इस केस को आगे चलाया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि मेरी केस हियरिंग को आती थी 2 दिन पहले और 1 महीना आगे बढ़ जाती थी, फिर 1 दिन 2 दिन आती थी, फिर उसके बाद 2 महीना आगे बढ़ जाती थी। मैंने हर बार चीफ जस्टिस के कोर्ट में अपने वकील को भेजा और कहा मेंशन करो और चीफ जस्टिस से ऑर्डर लो। सुप्रीम कोर्ट के जज कोई खुदा नहीं होते हैं, वो भी संविधान के अधीन होते हैं। तो 3 बार चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया। तीसरी बार ऑर्डर करने के बाद मेरी केस की हियरिंग को हुई। आप समझ सकते हैं कि हमने लड़ाई और लड़ना नहीं छोड़ा, निराश होना नहीं स्वीकार किया, और आखिरकार हमारी केस जो है वो हियरिंग को आई तो 4 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ 4 वकील खड़े किए, और जब 4 वकील खड़े किए तो वकीलों को मेरे खिलाफ कोई आर्गुमेंट करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने एक लेटर निकाला, और लेटर
के बारे में जज को कहा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है। तो जज ने पूछा कैसी कैसी लिखता है? तो वकील ने कहा जज को, पढ़ के सुना? हाँ सुना सुना। तो मैंने चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को, उसमें उसको कहा था, पूछा था कि तुम कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने चिट्ठी लिखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया तो चुनाव आयोग इस आदेश पर अमल क्यों नहीं कर रही है? चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। मैंने कहा अच्छा, पैसा नहीं दे रहा? अच्छा देखता हूँ, नरेंद्र मोदी की भी थोड़ी अकड़ जो है थोड़ी ठीक करता हूँ, बहुत अकड़ता है। तो नोटिस, तो मैंने चिट्ठी लिखा कि तुम कह रहे हो तो तुमको राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना चाहिए था, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना चाहिए था, और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी चुनाव आयोग को, या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत की प्रजा को जागृत करने का काम करना चाहिए था। ऐसा तुमने क्यों नहीं किया? आप लोगों ने, चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, नहीं किया। जब ये चिट्ठी लिखा तो इस चिट्ठी का चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, वो चिट्ठी उस वकील ने, देसाई ने, जस्टिस को पढ़ के सुनाई, सुप्रीम कोर्ट के जज को पढ़ के सुनाई, जिसमें मैंने लिखा था राष्ट्रपति को चुनाव आयोग ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखा और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी क्यों नहीं लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाया। वो चिट्ठी मिस्टर देसाई ने जज को पढ़ के सुनाई। सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा है तो भारत के नागरिकों को चिट्ठी लिखने का अधिकार है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। जब जज को ऐसा लगा तो उसने वकील को कहा, चिट्ठी बाजू रखो, बाजू रखो, हाँ बाजू रखो, और बताओ। जज ने वकील को पूछा, चुनाव आयोग के वकील को पूछा, ये वामन मेश्राम कौन सा केस लेकर आया है, कौन सा केस लेकर आया है? 8 अक्टूबर 2013 को हम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया केवल ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय तो हमने दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, और आपने 2013 को नहीं लगाया, 2014 को नहीं लगाया, 2015 को नहीं लगाया, 2016 को नहीं लगाया, अब 4 जनवरी 2017 निकला, अभी तक आपने नहीं लगाया, अभी तक आपने नहीं लगाया। इसीलिए ना वामन मेश्राम हमारे कोर्ट में आया है। वामन मेश्राम इसीलिए तो कोर्ट में आया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो चुनाव आयोग अमल में नहीं ला रहा है। यही ना केस लेकर आया है वामन मेश्राम। तो जज ने चुनाव आयोग के वकीलों को पूछा, बताओ पेपर ट्रेल मशीन कब तक लगा रहे हो? जज ने डायरेक्ट चुनाव आयोग के वकील को पूछा, कब तक लगा रहे हो?